नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज हिंदी दिवस है तो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पालन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के काल की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। और जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हिंदी दिवस पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले देवेंद्र नाथ शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका एसके लाइव में। कवि एवं आलोचक, साहित्यकार है और जो इनकी काफ़ी पहले भी पुस्तकें जो है वो आ चुकी हैं, और न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर सर का नाम है। और ये आज हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका एसके लाइव में। इन्होंने भी अपनी काफ़ी सारी किताबें इनकी आई है मार्केट में और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 पुस्तकें लिख चुकी हैं अभी तक, और आज एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगी। फिर लौटेंगी स्त्रियां, मैम की ये पुस्तक आज हमारे साथ है। साथ ही साथ मैम की परिचय कुछ इस प्रकार देना चाहेंगे कि देखिए, कवि तो ये है ही, साथ ही साथ एक अच्छी लेखिका भी है, क्योंकि आज ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अच्छी शिक्षिका भी है। हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका हैं और आधुनिक युगबोध की कवियत्री भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हिंदी दिवस पर आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हाँ नेहा, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे कि हिंदी दिवस लोग मनाते हैं, हर वर्ष हमने देखा है कि हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी भाषणें होती हैं, लेकिन उसके बाद हिंदी दिवस निकल जाने के बाद कहीं ना कहीं लोग हिंदी को भूल जाते हैं। तो उस विषय पर आप क्या कहेंगी? हाँ नेहा, वास्तव में तुम सही कह रही हो। आज हमारे देश में ही जहाँ हिंदी के क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, बिहार, ये क्षेत्र, राजस्थान, ये क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जो है हमारी भाषा कहीं ना कहीं जो है, भाषा को बोलने वाले लोग जब भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें संकोच होता है और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा में सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। पता नहीं क्यों युवा जो है इससे कतराते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो आज हमारी हिंदी जो है, हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में कई जगह जो है राज्य भाषा और सह भाषा के रूप में, जहाँ पर विदेशों में लोग रहते हैं, मतलब हिंदी भाषा भाषी लोग रह रहे हैं, वहाँ हिंदी का बहुत सम्मान होता है। लेकिन जो क्षेत्र वास्तव में, जैसे उत्तर प्रदेश है, मैं कहूँगी कि उत्तर प्रदेश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो वहाँ भी लोग जो है कतराते हैं। इवन निमंत्रण पत्र भी जो है अंग्रेजी में छपवाते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा एक संकोच है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी हिंदी में दमखम नहीं है। वास्तव में इसमें लहजा है, तरीका है, भविष्य है जी, बहुत कुछ है। पता नहीं मतलब कारण क्या। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को कहीं ना कहीं पूर्ण करती है। हालांकि संस्कृत से ही सभी भाषाएं जो हैं वो निकल कर आई हुई हैं इसी बीच। लेकिन हम बातचीत करेंगे सर से, शुक्ला सर से। सर, हिंदी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, या फिर आज की युवा पीढ़ी जो है, जैसे कि मैम भी कह रही थी कि लोग बोलने से कतराते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? हिंदी का कई रूप मुझे दिखलाई पड़ता रहा है, और ये जो कई रूप हैं, इसमें हिंदी का जो अपना क्षेत्र है और वहाँ की जो बोलियाँ हैं, उन बोलियों का दबाव हिंदी पर मुझे दिखलाई पड़ता है। जैसे अगर हम बिहार को देखें तो बिहार में मगही भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है। तो इन क्षेत्रों में जब हम हिंदी बोलते हैं तो इन बोलियों का प्रभाव रहता है उस हिंदी में, उसके शब्द रहते हैं, और इसके चलते एक तरह की जो स्थानीयता है उसका रस उसमें आ जाता है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हिंदी को, उस क्षेत्र में जहाँ की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, जैसे बंगाल ही है,
जी। तो बंगाल के इस क्षेत्र में हम हैं, तो यहाँ पर जो दबाव है हिंदी के ऊपर, वह इस क्षेत्र में जहाँ सिलीगुड़ी की बात है, तो दो तरह का दबाव दिखलाई पड़ता है। एक तो नेपाली का दबाव इसमें दिखलाई पड़ता है, और दूसरा दबाव जो है वह बंगला का है। तो इन शब्दों के, बंगला के शब्दों के आने से, तुम्हारे नेपाली के शब्दों के आने से, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की व्यापकता भी आती है। लेकिन जब हम कई कई वाक्यों को जोड़ने लगते हैं हिंदी के साथ में, तब वहाँ भाषा मजबूत नहीं होती है, उसकी अस्मिता है वह कहीं ना कहीं खंडित होती हुई दिखलाई पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अन्य प्रदेशों में भी वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वह अपना प्रभाव डालती है। वह तो इसकी वृद्धि के लिए सही मुझे दिखलाई पड़ती है, लेकिन ये शब्द तक रहें, वाक्यांश तक रहें, लेकिन बहुत से वाक्यों को जोड़ते हुए जब हम हिंदी को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी अपनी पहचान कहीं ना कहीं से खोती जा रही है। बिल्कुल, उसको रोकने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी से ही भागें, ऐसा मुझे दिखलाई पड़ता है। बिल्कुल। ये जो जितने कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, वहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों के साथ हम मनाते हैं हिंदी दिवस। बिल्कुल। तो वहाँ पर हिंदी लगती है कि कहीं गौण सी हो जाती है, इसके पास शब्दों का अभाव है, दारिद्र है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शब्द हमारे पास हैं उनको तो हम प्रयुक्त करें, लेकिन जहां हमारे लिए कोई शब्द ही नहीं है, अब कोरोना के लिए हम क्या हिंदी में ढूंढेंगे? हम जब कहते हैं कि इसको पोस्ट कर देना है, ये पोस्ट कार्ड है, यह स्टेशन है, इन शब्दों के लिए तो हमारे पास जगह है, विदेश शब्दों में समावेश कर दिया गया है। तो इसलिए शब्द तक तो रहना आवश्यक मुझे लगता है, लेकिन बात बात में अंग्रेजी के वाक्यों को उसमें ठूसा जाता है, वह कुछ भिन्न ढंग से लगता है। अब ये देखो, मैंने ठूसा शब्द का प्रयोग किया, यह भोजपुरी का शब्द है। चूंकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, इसलिए वह एक दबाव काम करता है। इसलिए हिंदी भी तुम देखोगी तो एक ही तरह की हिंदी तुम्हें नहीं दिखलाई पड़ेगी, उसका बहुत सा रूप अपनी अपनी छाया के साथ में उपस्थित है, और इन्हीं के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, तो बातों की बात जो है वो हम कर ही रहे हैं, ये सिलसिला जारी ही रहेगा। अगर आप भी किसी प्रश्नों को सोचते हैं या फिर पूछना चाहते हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं, अपने विचारों को भी रख सकते हैं। मैम, जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हिंदी आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं, युवा पीढ़ी बोलने से कतराते, जैसे कि आप भी बता रहे थे, तो इस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों कि निरंतर जो है हमारी शब्दावलियों का विकास हो रहा है, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, विधि के क्षेत्र में हो, जो है विकास हो रहा है निरंतर। और कई दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में भी जो है, कई विभागों में जो है इस हिंदी से काम हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी को लेकर काम हो रहे हैं और हिंदी भाषा बोली जा रही है। जैसे बैंकों में भी आपने देखा होगा हिंदी के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है, निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ही लोग जो है, हम ही लोग जो है उसको, उसके स्तर को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहें और अगर आप इच्छा रखें अपनी भाषा को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये जो हताशा और निराशा और ये हिंदी के संबंध में जो आपकी सोच है वो गलत है। बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगी। सरकार की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं और कई ऐसे विभागों में काम भी हो रहे हैं, और कई ऐसी शब्दावलियाँ, तकनीकी शब्दावलियों का निरंतर जो है विकास हो रहा है। खोजे गए हैं शब्द, जब खोजे गए हैं तो अगर हम उसको प्रयोग करें तो शायद हमारी भाषा का विस्तार होगा। कहते ना कि भाषा भाषा सब कहे, मर्म न जाने कोई, जो भाषा का मर्म गहे, जीवन उन्नत होए। ये मेरा ही दोहा है, पिछली बार मैंने लिखा था। तो हमें उसके मर्म को जानना होगा और हमें ही जो है उसको विकास की ओर ले जाना होगा। और ये मतलब युवाओं के कंधे पर है ये भार। अगर वो चाहते हैं कि हमारी हिंदी का विकास हो,
तो हमारा देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। देखिए हमारे मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे नेता जो हैं बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं और अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जब विदेशों में भी जाकर हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो जब वहाँ के लोग जो है हमारी हिंदी भाषा को पहचानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमारे युवा वर्ग में ये संकोच क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, कई बातें जो है वो सामने आ रही हैं, और अगर हिंदी बोलने से लोग अगर कतराएंगे तो फिर हिंदी भाषा का विकास जो है वो कैसे हो पाएगा? ये कहीं ना कहीं रुक जाने वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अगर आज की स्थिति जो अगर हम देखें और अगर बात करें इस पे कि लोग जिस तरीके से बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी भी हिंदी शुद्ध हिंदी हम नहीं कह सकते क्योंकि मिली जुली हिंदी है। अगर बातचीत करते करते लोग काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी में जा रहे हैं, अगर हम हिंदी को संभालते हुए अगर चले तो आने वाले समय में हिंदी बनी रहेगी, हम सभी के साथ बनी रहेगी। अगर इसी तरीके से इंग्लिश का अगर प्रचलन रहेगा तो आने वाले शायद हिंदी कहीं विलुप्त हो जा सकती है। ये नहीं कहेंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है नेहा, क्योंकि देखिए हमारी भाषा में इतने ज़्यादा मतलब साहित्यिक कृतियाँ आ रही हैं, रचनाएं हो रही हैं, और बहुत सारे युवा, हम सभी को नहीं कहेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं, कि बहुत सारे युवा और युवतियाँ जो है हिंदी में रचनाएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उसको अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इन स्थितियों से हमारी भाषा का विकास नहीं होगा या भाषा रुक जाएगी। निरंतर विकास हो रहा है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। भले ही जो है जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी भाषा को जो है आगे बढ़ाएं, तभी हम कह सकते हैं कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच कुछ कमेंट्स आए हुए वो हम लेते हैं। रणधीर शर्मा जी ने लिखा है, सर को प्रणाम किया है सर आपको। उसके बाद अभिषेक प्रसाद ने लिखा है कि निज भाषा की उन्नति यहाँ उन्नति का मूल। भारतेंदु जी का लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि एक बार इस पंक्ति के बारे में इस पर कुछ बोलने के लिए इन्होंने कहा है। हाँ देखिए, उस समय भारतेंदु सर बोलेंगे, मैं बहुत बोल चुकी हूँ। अच्छा, सर इसका उत्तर दें। अच्छा सर, यह देखिए कि अपनी भाषा में जिस तरीके से हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं, आयातित किसी भाषा में भी हम उस ढंग से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपने में होते हैं तो आप अपनी भाषा बोलते हैं, जब आप दूसरों में होते हैं तो आप थोड़ा सा अस्वाभाविक हो जाते हैं, आप स्वाभाविक नहीं रहते हैं। जब अचानक आपको कोई मारता है या कोई स्थिति आ जाती है तो उस समय जो शब्द निकलते हैं वह अंग्रेजी के नहीं निकलते हैं। यहाँ मैंने अनुभव किया है कि हिंदी भाषी लड़का हो या लड़कियां हों, वो आउच यह बनावटी शब्द है। बिल्कुल। कभी भी आह ओह में जो एक निजीपन है, वहाँ पर जो नैसर्गिकता है, वह तो आउच फाउच में है ही नहीं, वह तो बनावटी है। जानबूझ कर कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ या जानती हूँ, दूसरों को प्रभावित करने के लिए इसलिए करते हैं कि मुझे अंग्रेजी भी आती है और अपने भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यह बनावटीपन को जैसे ही हम छोड़ते जाएंगे, जैसे ही हम स्वाभाविकता की ओर लौटेंगे, तो हमारी भाषा समृद्ध है। करना ये है कि शब्द जो हैं, शब्द को अपने में लेकर के, और हम भारतीय भाषाओं के भीतर जो शब्द हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं के भीतर, उन शब्दों को ग्रहण कर हिंदी अपने अनुसार चले तो किसी ढंग की असुविधा नहीं होगी। और इस पर तो हमें गर्व करने की बात ही है। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय अन्य भाषाओं का विकास नहीं हो जी। भारतीय भाषाओं के साथ जब हम इसका प्रयोग करने लगेंगे और उन शब्दों को लेकर के चलेंगे तो हमारी हिंदी और भी विकसित होगी। और आजकल
मैं स्वयं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि संस्कृत रूट के भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको कि हम प्रयोग में लाएं और शब्द युग्म बनाएं, तो उससे हमारी जो असुविधाएं हैं वह बहुत दूर तक ख़त्म हो जाएंगी। अब उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की के शब्द जब आते हैं जी। तो पहले से आते रहे हैं तो उनको समझने में किसी को परेशानी नहीं होती है। तो ऐतिहासिक कुछ कारण होते हैं शब्दों के विकास के लिए और कुछ कारण होते हैं जो रचनाकार हैं वे अपने चिंतन के आधार पर कुछ नए नए शब्दों को भावों के अनुसार गढ़ते हैं, नया अर्थ भरते हैं। शब्द तो वही है, आप देखिएगा शब्दकोश में जो एक शब्द के कई कई अर्थ हैं वह समय के विभिन्न स्तरों पर आए हुए शब्द हैं। वे शब्द ऐसे नहीं हैं कि बैठ करके हमने बना दिया। तो विभिन्न काल में जब आवश्यकता महसूस होती है तो एक नया अर्थ भरा जाता है उस शब्द में, और यह नया अर्थ भरने का काम रचनाकार करता है। और रचनाकार भी वहाँ मुक्त नहीं होता, वह तो लोगों के बीच में रहता है और लोगों के बीच की भावनाओं को पढ़ते हुए नए शब्दों को गढ़ता है। बिल्कुल। इसी बात को अगर हम आगे करते हुए अगर पूछे मैम कि हिंदी को लेकर के भविष्य अगर कहें बच्चों की, तो उसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले एक बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था निज भाषा उन्नति, बिल्कुल ये बात तो सच है। भारतेंद्र जी ने कहा था कि अपनी भाषा, उनका ये कहना नहीं है, शायद मैं कह सकती हूँ कि हम दूसरी भाषा को अपनाएं नहीं, हम दूसरी भाषा को अपनाएं लेकिन उसके साथ साथ अपनी भाषा के विकास के लिए प्रयासरत रहें। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न अभिषेक प्रसाद ने फिर से किया है, ये क्या हिंदी खतरे में है कि नहीं? अगर कोई नहीं है तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये बात सच में कि विश्व में कहीं भी किसी भी भाषा को लेकर कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो है हिंदी भाषा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदी हमेशा संघर्ष करती रही है। अगर हम इतिहास को मतलब खंगोल कर देखें, हमारे देश में मतलब अंग्रेज, फ्रांस, डच इत्यादि आए, पुर्तगाली इत्यादि आए, तो उनकी भाषा के शब्दों को भी हमारी हिंदी भाषा ने जो है अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो हिंदी खतरे में कतई नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर हम विदेशों में जाकर देखें तो बहुत सारे ऐसी देशों में बहुत सारी हिंदी से संबंधित यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। और देखिए, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि हिंदी को लेकर हम प्रचार और प्रसार करते हैं। कहते हैं कि एक दिया जलाओ, अगर स्वयं जलाओ तो उससे लाखों दिए हम जला सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खतरे में हम सोचते हैं यहाँ बैठकर, अगर हम विदेशों में जाकर देखें, आकलन करें, तो बहुत सारे लोग हिंदी का सम्मान करते हैं और वहाँ प्रचार और प्रसार करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की कहानियों को लेकर जो है मंचन करते हैं और खुश होते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और कतई ऐसा नहीं है कि भविष्य, आपने एक प्रश्न पूछा, बिल्कुल। भविष्य नहीं है। जब विदेशों की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, सूरीनाम है आपका, गयाना इत्यादि हैं आपका, आप देखें कि नेपाल वगैरह है, हर जगह जो है ट्रेनियाल है, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है और वहाँ पर हिंदी को लेकर जो है लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, लेखन भी कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदी खतरे में है? हिंदी दिवस का मनाया जाना कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदी की अस्मिता जो है खतरे में पड़ी थी, लेकिन उसकी हस्ती ऐसी है कि आज भी वो अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। बिल्कुल। एक बात और है, जी जी सर। बात ये है कि 1949 में जी, सितंबर 14 सितंबर से यह बात चली आ रही है। जी। तो क्यों चली आ रही है? एक लड़ाई लड़ी गई, भारत स्वतंत्र हुआ। पहले तो भारत वर्ष कहते थे ना, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया भारत वर्ष, वहाँ से गायब है। आज भी पुराने लोग जब बोलते हैं तो भारत वर्ष बोलते हैं, जबकि भारत वर्ष नहीं है अभी,
अभी भारत है। आर्यावर्त भी कभी बोला करते थे इसे, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान भी बोला करते थे। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार नहीं मिल नहीं सका, जी। क्योंकि दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके भीतर यह द्वंद्व था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन का प्रस्ताव था राष्ट्रभाषा के लिए। उस समय का माहौल भी ऐसा था कि यह राष्ट्रभाषा हो सकती थी जी। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकृति नहीं मिली। उस समय जो मतदान हुआ, मतदान में एक वोट या ऐसे ही एक आध वोट से जी। वह मत गिर गया, लेकिन यह ऐसा रखा गया कि 15 वर्षों के बाद फिर इस पर विचार करके अगर लोग तैयार होंगे तो रखा जाएगा इसे राष्ट्रभाषा के रूप में। 1964 में वह वर्ष था, नहीं हुआ, और आज तक भी उस रूप में इसे मान्यता नहीं मिल पाई है। तो चूंकि एक ऐतिहासिकता है इसके भीतर, इसीलिए लोग मनाते हैं कि हम यह हर देश की अपनी जो एक भाषा होती है होनी भी चाहिए, लेकिन भारत के साथ में इस ढंग की स्थिति नहीं है। यहाँ अलग अलग ढंग की संस्कृतियाँ हैं और उनका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्वरूप है जिसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज भी जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में हम जाते हैं तो वहाँ हिंदी संयोजन का कार्य करती है। एक तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति जब बंगाल में आता है तो बंगाल की भाषा वह नहीं बोल पाता है, और बंगाल की भाषा जो बंगला है उसे तमिलनाडु में नहीं बोला जा सकता है। तब दोनों को जोड़ने के लिए अगर कोई भाषा आती है तो वह हिंदी है। इसलिए हिंदी के मरने का कोई सवाल नहीं है। और जिस तरीके से भाषा का एक संस्कार होता है और भाषा संस्कारित होकर साहित्य का रूप लेती है और एक हम उसको कहते हैं साहित्यिक मरण, तो भाषा अपना स्वरूप बदलती जाती है और यह स्वरूप बदलने का कार्य जो होता है वह परिमार्जित होती है साहित्य में जाकर के। लेकिन जैसे ही साहित्य में वह चली जाती है तो उसका जो साहित्यिक रूप होता है वह क्रमशः दूर होने लगता है आम लोगों से। जब आम लोगों से दूरी बढ़ने लगती है तो इसी को हम कहते हैं साहित्यिक भाषा का साहित्यिक मरण है वो। तो फिर लोगों के बीच एक अन्य ढंग की हिंदी या वह भाषा जन्म लेने लगती है अपने बदले हुए स्वरूप के साथ, और फिर वह साहित्यिक भाषा बनती है और यह क्रम लगातार आते चलता है। कबीर के समय की जो हिंदी है वह हिंदी आज है क्या? तुलसी ने हिंदी के नाम पर या अवधी भाषा में जिसे हिंदी ने अपना ही लिया है वह रूप है क्या? या जो लल्लू प्रसाद, लल्लू लाल, क्या उनका नाम है, जो शिव प्रसाद, ना वो नहीं, लल्लू लाल ऐसे ही कुछ नाम रहा, उनकी हिंदी, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज के थे सदल मिश्र वगैरह की, उन लोगों की जो भाषा आप देखिए वह भाषा आज की हिंदी की है क्या? नहीं है। तो यह परिवर्तन भाषा में तो आता ही जाएगा। आप जरा देखिए कि कितने करोड़ जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। जो खेती करने वाले लोग हैं, जो मोटे काम करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनके बीच तो यह भाषा रहेगी ही और इसका साहित्यिक रूप भी रहेगा ही। आज भी संस्कृत भाषा के बोलने वाले कुछ परिवार हैं भारत में, छपरा में ही हैं, कपिल देव शर्मा का परिवार,
तो जो संस्कृत भाषा में ही वो लोग बोलते हैं, परिवार का हर सदस्य। बिल्कुल। तो भाषा मरेगी तो नहीं, इसके रूप में परिवर्तन और परिवर्धन हो सकता है और होता चला आ रहा है सर। होता चला ही आ रहा है। जी, आप देखिए देखा जाए भाषा, तो, आप जी, देखिए जी। अलग अलग भाषा है। भाषा हम का तीन इतिहास आदमी यहाँ देखें, बैठे हुए भाषा हैं, का इतिहास देखें हाँ, तो उस हम तरह 3 से। आदमी बैठे हुए हैं जी, जी। और 3 एज ग्रुप के हैं। जी, हमारी भाषा एक जैसी है क्या? नहीं है। आपकी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्य है, बाहुल्य नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद उसका तक प्रयोग है, अधिक जिसे- है, जिसे- उनमें कम है। बिल्कुल और मैं उन शब्दों से बचता हूँ, बिल्कुल सर। तो मेरे साथ में उनका संपर्क बहुत कम है। मैं नहीं बोल पाता हूँ, जानबूझ करके नहीं बोलता हूँ। हिंदी दिवस है, मैं अंग्रेजी के शब्दों से बचना चाहूँगा। बिल्कुल ये प्रयास रहता सर। है इसी हमारा। पे एक लेकिन प्रश्न किए हैं अभिषेक प्रसाद जी ने, कहा है कि हिंदी का ओरिजिन कब और कहाँ से पाएंगे, अगर इस पर कुछ बताया जाए। अब हिंदी जो शब्द है उसको लेकर के मैंने यह जो है, यह तो सिंध से लोग इसको जोड़ते हैं। सिंधु से, सिंधु नदी है जी, और वहाँ से इसको लोग जोड़ना चाहते हैं। हिंदवी इसका एक रूप है। और जो खड़ी बोली है, यह खड़ी बोली का उद्भव जो है वह शुरू होता है जब लश्कर तैयार होता था लड़ाई लड़ने के लिए, और वहाँ जो सैनिक होते थे, विभिन्न क्षेत्रों के आए हुए सैनिक, उनको आपस में बोलना है तो किस भाषा में बोलें। वह जो भाषा विकसित हुई वही खड़ी बोली या हिंदी आप जिसको कहें या हिंदवी कहें, तो वह रूप है। और अच्छा, ये भी देखा जाए ना सर, मैं बोल रही हूँ आपके बीच में कि हमारे जो पूरे देश में है विभिन्न धर्म के मंदिर इत्यादि हैं, मतलब धार्मिक स्थल इत्यादि हैं, तो लोग हर साल जाते हैं, तो भाषाओं का आदान प्रदान होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि जो लोगों को जोड़ती है, और वहीं से अगर इसका स्वरूप देखें तो विस्तार हुआ है। अगर बरसों पुरानी बात कहें, मतलब अगर शुरुआत करें तो। और हिंदी पे तो कई सारी बातें भी हैं जो कि काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हम लोग आज का एक अंतिम जो हमारा सवाल था वो लेकर के हम समाप्त करेंगे कि हिंदी की दशा और दिशा के बारे में अगर आप कुछ बताएं सर। देखिए, हिंदी की दशा और दिशा यह दोनों ही मजबूत है मेरी दृष्टि से। आप देखें कि स्वतंत्रता के समय कितनी हिंदी बोलने वाले लोग थे जी। आज कितने हैं। हिंदी को लेकर के जो पढ़ाई लिखाई है वह हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है, हिंदी लिखने वाले लेखकों, कवियों, रचनाकारों की संख्या कितनी है, कितनी पुस्तकें पहले छपती थीं, आज कितनी पुस्तकें छपती हैं। हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या पहले इने गिने थे। इसी सिलीगुड़ी की मैं बात करता हूँ कि यहाँ हिंदी में एमए पास लोगों की संख्या नहीं, बहुत कम थी, इने गिने लोग थे। और यह मैं बात बोल रहा हूँ 70-72 वगैरह के आसपास में। और 50 वर्षों के भीतर आप देखिए तो यहाँ पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी पर खतरा है? हिंदी पर खतरा नहीं है। हिंदी के माध्यम से नौकरी मिलेगी कि नहीं, इसको लेकर के लोग प्रश्न करते हैं। तो यह तो एक भाषा का रूप है और एक दूसरा साहित्य का रूप है। आपके पास में कोई भी भाषा हो तो वह तो अभिव्यक्ति का एक साधन हुआ, और ज्ञान के बल पर अब आपको पदार्थ विज्ञान चाहिए, रसायन शास्त्र चाहिए, आपको जीव विज्ञान चाहिए, आपको दर्शन शास्त्र चाहिए, आपको इतिहास भूगोल की जानकारी चाहिए। तरह तरह के जो विषय हैं उन विषयों को हम हिंदी में अभिव्यक्त कर पाएंगे कि नहीं, यह सवाल है। ये सवाल नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है पदार्थ विज्ञान के लिए, तो
और साधारणतः ऐसे ही कहा जाता और है। अभी तो तो उन विषयों को की जानकारी है और उससे जो प्रश्न आएंगे और उसका जवाब देने में आप सक्षम हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप भाषा के रूप में क्यों नहीं लेते हैं? साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो क्या केवल नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं क्या? आप जब पढ़ते हैं इतिहास तो क्यों नहीं कहते हैं कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूं तो मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सभी इतिहास जानने वाले लोगों को नौकरी मिल जाती है क्या? सरकारी नौकरी? सभी गणित पढ़ने वालों को नौकरी मिल जाती है क्या? सभी अंग्रेजी पढ़ने वालों को मिल जाती है क्या? यह तो निर्भर करता है कि उसमें हमारी दक्षता कितनी है। और ऐसा तो नहीं है दक्षता आप बैंक में देखें, हर जगह देखें, राजभाषा अधिकारी इत्यादि होते हैं, अनुवादक होते हैं, और विदेशों में भी जो है शिक्षक हैं हिंदी के। तो इस तरह से हम ये सोच नहीं सकते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य नहीं है हिंदी का। बिल्कुल भविष्य है। आंकड़े अगर देखें तो जो बच्चे हताश होते हैं, निराश होते हैं, ऐसा नहीं। मतलब अगर मेहनत करोगे तो फल तो आपको मिलना ही है। मैम आपसे ही लास्ट प्रश्न लेते हैं कि हिंदी की दशा और दिशा आप क्या देखते हैं? हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि दशा अगर हम देखें वर्तमान समय में जरूर जो है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है युवा वर्ग में, अगर हम देखें, और शिक्षित वर्ग में अगर कहा जाए तो। लेकिन आप अगर देखें तो हिंदी बोलने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लिखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, और रचनाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो दशा खराब नहीं कह सकते हैं। भले ही अगर देखें कि प्रयोग कम हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ना के बराबर हो रहा है, तो एक संभावनाएं तो बहुत सारी छिपी हुई हैं, और दिशा निर्देशित हम करेंगे। क्योंकि अगर हम चाहें तो अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज़ सुन भी रहे थे कि कौन कौन से विषयों की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहा है और निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे हुए हैं। अगर हम सरकारी विभागों में देखें तो निरंतर प्रयास हो रहा है। भले ही हम यहाँ बैठकर ये कह सकते हैं, मैंने कहा कि शब्दावलियाँ निर्धारित हो रही हैं, तो दिशा तो हम निर्धारित करेंगे, हमारे युवा निर्धारित करेंगे, हमारी सोच निर्धारित करेगी। बिल्कुल। अगर हमारी सोच में यही है कि नहीं अंग्रेजी से ही हमारा विकास होगा, ये गलत है। क्योंकि अभी समय की मांग भी है अंग्रेजी, इसलिए इसको लेकर के चलना अति आवश्यक है। लेकिन अपने जो भाषा के शब्द हैं और अपनी भाषा है उसको भी अगर आप चाहें तो अपने विचारों को लेकर जो है आगे चला जा सकता है। बिल्कुल। और मैम की नई किताब जो है अभी फिर लौटेंगी स्त्रियां, इस पर काफ़ी जल्द ही हम परिचर्चा करेंगे। और आज हिंदी दिवस है, सर से चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन हमारे जितने भी दर्शक हैं या फिर जितने भी युवा पीढ़ी है उनके लिए अगर कुछ आप कहें हिंदी दिवस को लेकर के। मैं तो यही कहना चाहूँगा हिंदी दिवस के लिए कि हिंदी में नया ढंग क्या हो जिससे हिंदी लोगों के पास और पहुँचे, और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने ढंग से विचार करने की आवश्यकता है, और यह एक दिन की बात नहीं है। आप हिंदी माध्यम से हिंदी भाषा के द्वारा किन नई चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाएंगे और नए नए शब्दों का चयन कर पाएंगे, दूसरी भाषा के शब्दों को लेकर के भी हिंदी में उसका प्रयोग बढ़ाएं, अपनी बात को रखें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हिंदी आगे बढ़ पाएगी। और हिंदी बोलने से सकुचाइए मत। अगर आप हिंदी शुद्ध बोलते हैं तो आपको सभी सुनना चाहेंगे, और जब आप हिंदी गलत बोलते हैं तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है। ही गोज़ होम तो आप बोलते हैं, अगर ही गो लिख दीजिएगा ही गो होम तो आप हंसिएगा, लेकिन सूरज निकलती है अगर कोई बोल देता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए भाषा का परिमार्जन भी आवश्यक है भाषा की अस्मिता के लिए। तो हिंदी को अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए इसका शुद्धिकरण भी समय समय पर होते रहना चाहिए,
और समावेशी शुद्धिकरण होना चाहिए। बिल्कुल। यह समावेशी मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करते हुए उसके वैभव को बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। रचनाकार लोग इसमें पहल करते हैं और हमारे विद्यार्थी युवा वर्ग जो है उसको अपनाता है, बिल्कुल। अपनाना भी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपसे अंतिम कुछ 2 लाइनें हम चाहते हैं अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी युवा पीढ़ी है उनके लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ युवा पीढ़ी से कि हिंदी के मर्म को समझिए, उसके लहजे को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। और मैं कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे नाटक, कविताएं इत्यादि या जो भी साहित्यिक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, ताकि उनके अंदर एक क्या बोलेंगे कि उनके अंदर ये बात आए, उनकी ये चेतना जागृत हो कि स्वाभिमान के साथ जो है अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें और बेफिक्र होके जो है अपना भविष्य भी निर्धारित कर सके हिंदी में। मैं बैठी हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश से आपके बंगाल में और मुझे भविष्य मिला है और मैं देखती हूँ कि ऐसे कई युवाओं को मैं प्रेरित भी करती हूँ कि आप पढ़िए और निकलिए और आपका विकास है और निश्चित ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी जो है अपनी भाषा का प्रयोग करने में मन में कोई संकोच मत लाइए जी। और बहुत सागर है ये तो। जी सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज का ये कार्यक्रम फिलहाल हम यहीं संपन्न करते हैं। और फिर लौटेंगी स्त्रियां, ये मैम की नई पुस्तक है जो इन्होंने प्रकाशित की है अभी अमेज़न में उपलब्ध भी है। बिल्कुल जी। और इसको लेकर के भी हम लोग बहुत जल्द एक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।